बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हमारा है प्रीवियस वीडियोस में हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म और आज के टॉपिक है हमारा थर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। According to the statement of the third fundamental theorem of ring homomorphism, let I and J be the ideals in R and I is the subset of J, then quotient ring of R and quotient ring of J is isomorphic to R by J। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हमें पता है कि आइडियल्स क्या होता है। अगर आइडियल्स की डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन रिंग के जिसमें मैंने बताया है, क्वेश्चन रिंग के डिटेल से समझाया है, उसी वीडियो में मैंने आइडियल्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको दो कंसाइज मैनर में आइडियल की आइडियल की डेफिनेशन समझाना चाहूँ तो दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 कि इसमें जो एक तो कैपिटल रिंग होता है और एक सेट उसका सबसेट होता है, सब रिंग होती है। तो वो जो सबसेट हमने लिया हुआ है उसका सब रिंग होना ज़रूरी है। नंबर 2 है कि हमारे पास जो ए आर और आर ए, यहाँ पे जो ए होता है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा होता है हमारे सेट से और आर बिलोंग कर रहा होता है हमारे रिंग से। ठीक है, तो वो यानी आप इसके ऊपर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो अगर फुलफिल हो रही हो और उसका आंसर जो है हमारे पास सबसेट में मिल रहा हो तो उसको आइडियल कहते हैं। ये डिटेल से मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके प्रूफ में हमने क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें उसने बताया है कि आई और जे क्या है, आइडियल हैं। एज आई इज़ आइडियल इन आर एंड आई इज़ द सबसेट ऑफ जे। तो थर्ड फंडामेंटल थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। फॉर रिक्वायर्ड पर्पस वी शो डैट, पहले हम ये शो करेंगे कि आर बाई आई इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बाई जे। फिर हम ये शो करेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है जे बाई आई वो भी आर बाई जे के डिनोमिनेटर में है और वो उसके आइसोमॉर्फिक है। देन हम उसको कंबाइन कर देंगे। तो फॉर रिक्वायर्ड पर्पस वी शो आर बाई आई इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बाई जे एंड। अब हमें पता है किसी भी दो चीज़ों को आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हमने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम में भी ये देख लिया कि उसकी एक मैपिंग हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उस मैपिंग को हम 1 1 शो करते हैं, ऑन टू शो करते हैं, फिर उसको होमोमॉर्फिज्म शो करते हैं, देन हमारे पास वो आइसोमॉर्फिज्म शो प्रूव हो जाता है। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि एक मैपिंग इंट्रोड्यूस करवा दी, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन रिंग ऑफ आर को आर बाय जे के इक्वल आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है ना, ये हमने पहले ये वाला पार्ट ले लिया। अब देखें, जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है तो फंक्शन अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट सेट के में से एलिमेंट उठाएं, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें और आपका जो आंसर है वो लाई करता है आर बाई जे में। ठीक है, तो आर बाई जे में जो जिस टाइप के एलिमेंट्स होंगे उसी टाइप का हमें आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन रिंग में हमें पता है ए प्लस आई जो है इस टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे जो ए होता है वो कैपिटल आर से बिलोंग करता होता है और आई जो है वो इटसेल्फ आइडियल होता है। और आर बाई जे में अगेन ए प्लस जे टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ये हमने एक मैपिंग डिफाइन करा के उसकी इंट्रोडक्शन चीज़ें लिख ली। अब फर्स्ट थ्योरम में और सेकंड थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि आपने 1 1 प्रूफ करना है। अब देखें, आप 1 1 प्रूफ करें या मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूफ करें, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। मीनिंग दैट कि अगर वेल डिफाइंड में क्या होता है, हम 1 1 में क्या होता है, 1 1 में ये होता है कि हम वो लेते हैं, फंक्शंस लेते हैं। ठीक है, फंक्शंस को इक्वल लेते हैं और इसके अंदर वाले जो टर्म्स होते हैं उसको इक्वल प्रूव करते हैं। ये 1 1 की डेफिनेशन होती है। वेल डिफाइन की डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइन की डेफिनेशन होती है कि आपने अंदर वाले टर्म्स को इक्वल लेना होता है और फंक्शंस को इक्वल प्रूव करना होता है। तो ये दोनों आप जो मर्जी इनमें से प्रूव कर दें, ये जो स्टेप इसके हैं वही स्टेप इसके हैं। बस ये है कि ये जो 1 1 के जो स्टेप्स हैं वो नीचे से अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं और जो वेल डिफाइंड के हैं वो अपवर्ड से डाउनवर्ड। बस इस तरह से फ़र्क है। तो मैं आपको वेल डिफाइंड 1 1 वाला ही करवाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम में भी और सेकंड में भी मैंने आपको 1 1 वाला ही करवाया, तो वरना आपका जो कंसेप्ट है वो उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी। अच्छा, हमने प्रीवियस में कैसे किया था कि हमने सपोज कर लिया था कि इसके जो इनर टर्म्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, लेकिन इसके फंक्शन वाले टर्म्स जो हैं वो इक्वल है। यानी हमने जो 1 1 की डेफिनेशन है उसके सपोज और कंट्रेरी कर लिया। जब सपोज और कंट्रेरी कर लिया तो देखें, ये हम लेके चले हैं, अगर ये फाइव ऑफ ए वन प्लस आई है, इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा? ए वन प्लस आई का
A1 + J की फॉर्म में आएगा। तो मैंने लिख दिया इसका आंसर A1 + J और दूसरे का लिख दिया A2 + J। ठीक है। देन क्या किया हमने कि A1 + J इसका आंसर लिख दिया और A2 + J इसका आंसर लिख दिया। अब चूँकि ये इक्वल हैं, हमें पता है कि प्लस माइनस इधर लाके कर सकते हैं, तो मैंने A2 को इधर लाके माइनस कर दिया, इक्वल टू आगे J। फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम में भी ये डिटेल से बता चुकी हूँ। जब दो टर्म्स देखें, अब J इसमें ऐड हो रहा है लेकिन फिर भी आंसर J के इक्वल है, तो इसका मतलब इसका आंसर किसके इक्वल है? नहीं, इसका आंसर किस में बिलोंग कर रहा है? J में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अगर ये जे में बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे जे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर तो उसमें बिलोंग कर ही रहा है। ठीक। तो अगर देखें, अगर इस चीज़ में ये जे में बिलोंग कर रहा है, हमें पता है उसने स्टेटमेंट में कहा है कि आई इज़ द सबसेट ऑफ जे। अगर कोई भी चीज़ बड़े सेट का हिस्सा है तो वो लाजमी बात है उस चीज़ के बड़े सेट के छोटे सेट का भी तो हिस्सा होगी। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि 10 इज़ द सबसेट ऑफ द सेट 0 से 10 तक मैंने एक सेट ले लिया और मैं कह रही हूँ कि 10 जो है वो उस सेट में से बिलोंग करता है। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि 10 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि वो कैपिटल सेट है। सेम वैसे यहाँ पे अगर ये पूरी की पूरी टर्म जे से बिलोंग कर रही है जो कैपिटल सेट है, तो इसका मतलब इसका सबसेट आई से भी बिलोंग कर रहा होगा। मैंने लिख दिया। तो इट्स मीन कि जैसे हमने इस साइड पे प्लस था और इस साइड पे इक्वल था और हमने इसको बिलोंग में कन्वर्ट कर दिया, सेम वैसे ही बिलोंग वाली टर्म को हम आई इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको प्लस आई और प्लस इज इक्वल टू आई लिख दिया। अब मैंने इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास अंदर जो इसकी टर्म है A1 + I और A2 + I, ये वाली टर्म्स बन जाए, आई किसी तरह से मेरी टर्म्स में इनकलकेट हो जाए। तो मैंने इसको इंक्लूड करवा के A1 + I इक्वल्स टू ये माइनस का A2 इधर है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो A1 + I इक्वल टू A2 + I, ये तो इक्वल आ गया, क्योंकि हम तो लेके ये चले थे कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं लेकिन इनके फंक्शन इक्वल है। और हमने जब प्रूफ किया है, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास तो ये जो हमने सपोज किया हुआ था ये तो गलत सपोज हो गया, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस फाई इज़ 1 1। अब हमने प्रूफ करना है इसको ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर कब होगा? जब उसका कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करता होगा। ऐसे ही है। सेम वैसे ही फॉर ईच A + J बिलोंग्स टू R/J, यानी वो ये कह रहा है कि कोड डोमेन में यानी जो रेंज में हमारे पास आंसर आता है, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसके लिए कोई ना कोई उसके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैपिंग है, हमें पता है हम इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोड डोमेन कहते हैं, और जिस टर्म के ऊपर ये मैप कर रहा होता है उसको रेंज कहते हैं। तो रेंज में जो भी आंसर आएगा उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे एलिमेंट होगा, तो रेंज पे वो मैप करेगा। तो इसलिए कह रहा है कि फॉर ईच A + J जो हमारे पास कोड डोमेन में या रेंज में बिलोंग कर रहा है, उसके लिए डोमेन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करता होगा। हेंस द फंक्शन इज़ ऑन टू। अब हमने प्रूव करना है कि फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। हमने 1 1 भी प्रूव कर दिया, हमने ऑन टू भी प्रूव कर दिया। जब होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा तो हमने जो मैपिंग डिफाइन किया है वो मैपिंग जो है वो आइसोमॉर्फिक मैपिंग बन जाएगी, वो आइसोमॉर्फिक टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, उसके एक डेफिनेशन ये कहती है कि आप कलेक्टिवली एडिशन के ऊपर जो है फंक्शन अप्लाई करें और आपका आंसर सेग्रीगेशन में आए। आप कलेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अपना फंक्शन अप्लाई करें और आपका आंसर जो है वो सेपरेशन में आए। सेम वैसे ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ली हुई है, मैंने R/I से R/J की तरफ मैपिंग ली हुई है, तो मैं R/I वाला एलिमेंट उठाऊंगी। इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं? A + I के टाइप के हैं। तो मैंने लिख दिया A + I + B + I। हमें पता है जब दो क्वेश्चन स्ट्रिंग्स को ऐड करना होता है तो उसकी जो इंडिविजुअल टर्म्स होते हैं वो एक दूसरे में ऐड हो जाती हैं, जो आइडियल होता है वो एक ही बार लिखा जाता है। तो ये आ गया A + I + J। हम यहाँ पे जब हमारी मैपिंग क्या है, R/I से R/J में है, तो जब इसके एलिमेंट्स के ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो आंसर इस फॉर्म में जाएगा A + B + J। तो मैं इसको सेपरेटली लिख सकती हूँ A + J इन प्लस B + J। हमारे पास जो है होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है, क्योंकि ये आंसर है फाई ऑफ A + I का और ये आंसर बनता है फाई ऑफ B + I का। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में सेम वैसे ही हम करेंगे कि दो मल्टीप्लिकेशन के लिए टर्म्स उठाएंगे, उनको मल्टीप्लाई कराएंगे और जब उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ गया AB + G। हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं A + G इन टू B + J, और A + J आंसर बनता है फाई ऑफ A + I का,
और बी प्लस जे आंसर बनता है फाई ऑफ बी प्लस आई का। अब यहाँ तक तो हमने ये प्रूव किया कि आर बाई आई इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बाई जे। हमने प्रूव ये करना है आर बाई आई ओवर आर बाई जे इज़ आइसोमॉर्फिक टू। अब जो इसके डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको भी हमने प्रूव करना है। तो अब हम क्या शो करेंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना वो तो के फाई है, ये लेट कर लिया हमने। नाउ वी शो दैट कि जे बाई आई इज इक्वल टू के फाई। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि जे बाई आई के अंदर से एक जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा वो इस टाइप का होगा, ए प्लस आई के टाइप का। तो लेट ए प्लस आई बिलोंग कर रहा है जे बाई आई से, और यहाँ पे जो ए है वो जे से बिलोंग कर रहा है। जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें पता है फंक्शन अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू जे। ठीक है, अब इस जे के साथ हम ज़ीरो प्लस जे भी लिख सकते हैं। अब देखें, एक फंक्शन है, एक एलिमेंट है, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है। फंक्शन अप्लाई होने के बाद आपको आंसर ज़ीरो में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट किस में जाएगा, वो तो कर्नल ऑफ फाइव में जाएगा। हमने लिख दिया ए प्लस आई कर्नल ऑफ फाइव में से भी बिलोंग करता है। स्टार्ट में किससे बिलोंग कर रहा था ए प्लस आई, जे बाय आई से। अब जे बाय आई से बिलोंग करता करता ये के फाइव में बिलोंग कर गया। इट्स मीन कि जे बाय आई के फाइव का सबसेट है। ये आगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2, अब देखें हमने प्रूव ये करना है कि जे बाय आई इक्वल टू के फाइव है, तो हम इसका सबसेट प्रूव कर देंगे, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे, तो वो दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अब हमने जे बाय आई को के फाइव का सबसेट प्रूव कर दिया। अब हम लेट कर लें, अब उल्टा इसका इस इन स्टेप्स का ही उल्टा। अब लेट कर लें कि ए प्लस आई जो है बिलोंग कर रहा है के फाइव से, इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो प्लस जे आएगा, जो लेकिन फाइव ऑफ ए प्लस आई तो ए प्लस जे के इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए बिलोंग कर जाएगा जे से। अगर ए बिलोंग कर रहा है जे से तो ए प्लस आई जे बाई आई से बिलोंग कर रहा होगा, और ए प्लस आई तो के फाइव से बिलोंग कर रहा था। इस मीन कि के फाइव अब इसका सबसेट बन गई है। ए बी का सबसेट हो जाए, बी सी का सबसेट हो जाए, सॉरी ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, तो इसमें मीन कि ए इक्वल टू बी है। सेम लाइक दैट अब यहाँ पे होगा, हम लिखेंगे कि जे बाई आई इक्वल टू है के फाइव के। तो ये हमने के फाइव के लिख दिया। अब हम क्योंकि ये एक कर्नल है, कर्नल का एक सेट है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखें डिनोमिनेटर में मैं कर्नल के सेट को लिख भी दूंगी, तो ये जब इसके आके इधर आके मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई एज ए सच डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। हैंस वी कैन राइट आर बाई आई ओवर जे बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई जे। और ये वाली चीज़ तो हमने पहले प्रूव कर ली थी। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया थर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म।